बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पीडीएम में शामिल हैं 11 जमातें और वह एक दायरे में हैं। उस दायरे के अंदर एक तकोन है जिसमें 3 जमातों के सरबराहान हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान हैं। हुकूमत ये समझती है कि ये तकोन टूटेगी और एक लाइन में आ जाएगी और सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। अब ये तकोन के आपस में रवाबित बहुत ज़्यादा हैं। पीडीएम की दीगर जमातों के कायदीन के साथ जो रवाबित हैं वो तो अरसे बाद होंगे, लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पर रवाबित हैं वो इन 3 सरबराहान के दरमियान में है। तो एक नया राबिता हुआ है, नई गाइडलाइन आई है, नई हिकमत अमली तरतीब दी गई है और हुकूमत को टफ टाइम देने की प्लानिंग की गई है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उन्हें एतमाद का वोट दे देगी। तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या बातें चल रही हैं और ज़िमनी इंतखाबात को लेकर क्या बातें हुई हैं, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, यार जो राबिता हुआ, क्या तीनों अफराद का मुश्तरका राबिता हुआ है या फिर अलहदा अलहदा रवाबित हुए हैं, और इन रवाबित में आइंदा की हिकमत अमली क्या तरतीब दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, एक तो ये तीनों के अलग-अलग राब्ते हुए हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक तकोन है जिसमें 3 बड़े हैं और 11 जमाती टोटल है। 3 बड़े हैं और उनके साथ बाकी जो है 8 छोटी जमातें हैं। ये नहीं है, 3 चौधरी हैं। पीडीएम में 3 चौधरी बन के बैठे हुए हैं और बाकियों को वो अपना कमी समझते हैं। मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा, मैं नहीं, वो समझते हैं। देखिए, किसी आपने बाकी 8 जमातों में से किसी का, जमात के किसी लीडर का कोई बयान, कोई ऐसी गुफ्तगू पीडीएम के हवाले से किसी अहम फैसले में उनकी मुशावरत जो सामने आई हो, कभी आपने सुना कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 के 11 लोगों से फ़ोन पे बात की है? सुना कभी आपने? ये सेनेट इलेक्शन में कभी सुना कि जनाब बाकी पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं उनके साथ भी मुशावरत की गई है? तो राना साहब, ये भी तो हो सकता है 3 नाम प्रोमिनेंट हैं, तीनों के रवाबित ज़्यादा मंजर-ए-आम पे आते होंगे। नहीं, ये बात नहीं है मौलाना फजल। आप, ये बात ज़रूर है। मामला ये है कि ये 3 जो है ना, इन तीनों को अपना हिस्सा चाहिए। जब इन तीनों को हिस्सा मिल जाएगा, जो इनसे बचेगा वो कहते हैं फिर नीचे बांट देंगे। इनका ज़हन ये है कि जो हमसे बच जाएगा वो नीचे बांट देंगे। पहले देग पे हम बैठ जाएं, पूरी देग को तकसीम करें। वो देग के नीचे एक चावल होते हैं ना, जिसे कहते हैं जले हुए चावल, वो पंजाबी में जिसे कहते हैं खलेरी, ऐसा कोई लफ्ज़ होता है, खरोड़ी, वो फिर इनमें तकसीम कर दें। देखिए, मज़े की वही होती है वैसे, मीठे अगर चावल मीठे हों तो। लेकिन चावल तो मीठे नहीं, अब तो मिलेंगे चने वाले चावल। अब तो मुर्गी वाले भी नहीं मिलने, बिरयानी भी नहीं मिलनी। या सर, ध्यान में रखिएगा, अब मिलने हैं सिर्फ चने के चावल, अगर उसमें भी चने कम होंगे। देखिए, आज हुआ एक रब्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से रब्ता हुआ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता हुआ। मेरे ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया, अभी इन्होंने ये मंजर आम पर यह बात नहीं लाई, लेकिन चीज़ तो वो जिसे ब्रेक किया जाए। उस पर आसिफ अली जरदारी साहब से सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात हुई और तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से बात हुई। और आपको एक बड़ी खबर दे दूं, जब तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से बात हुई तो मियां नवाज शरीफ ने कहा, जी जरदारी साहब, हमने आपकी बात मान ली, तहरीक अदम इत्तेमाद के लिए तैयार हैं, लेकिन आज के दिन तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि जिससे यह साबित हो सके कि तहरीक अदम इत्तेमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी या उसे लाने में कोई संजीदा है। बाकायदा उन्होंने कहा कि तहरीक अदम इत्तेमाद के लिए कम अज़ कम 2 माह पहले एक फ़ज़ा बनती है। किसी तरफ से कुछ लोग टूट के जाते हैं, कुछ लोग अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। आपका कहना है कि 25 लोग राब्ते में हैं, उन 25 में से 5 के नाम बता दें, ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। उसके बाद वो राब्ता होता है मौलाना फजलुर रहमान से। आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कहा जाता है कि मियाँ साहब वक़्त का इंतज़ार करें। मियाँ साहब वक़्त का इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। मियाँ साहब ने कहा, जी और कितना वक़्त का इंतज़ार करें, ये ना हो कि वक्त ही हाथ से निकल जाए, ये लफ्ज़ कहा गया। उसके बाद मियाँ साहब का हुआ राब्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब से। सेनेट इलेक्शन के साथ साथ बातचीत हुई, जो असल बातचीत हुई वो हुई फिर दोबारा अदम इत्तेमाद और लॉन्ग मार्च के हवाले से। ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ के खदशात थे वही मौलाना फजलुर रहमान के खदशात थे। अच्छा, 2 सरबराह एक पेज पे? बिल्कुल वही उनके खदशात थे। और मौलाना ने कहा कि मुझे पता है कि कौन किसके साथ कैसे राब्ते में हमें खिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम वक्ती तौर पर ये सब कुछ होने दें, फैसला वही करेंगे मियाँ साहब जो आप और मैं कहेंगे। ये लफ्ज़ अदा किया गया। फिर उन्होंने मियाँ साहब ने पूछा, जी क्या सेनेट में हम अक्सरियत ले जाएंगे?
तो मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, अच्छी बात भी तो कभी कभी करते हैं ना। उन्होंने कहा मियाँ साहब कोशिश करेंगे कि हम अपनी ही सीटें जीत जाएँ। ये अल्फाज अदा किए गए कि कोशिश करेंगे हम अपनी ही नशिस्तें जीत जाएँ। तो उसके बाद मौलाना साहब ने अपनी फरमाइश भी डाल दी कि मियाँ साहब वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की नामजदगी जो है ना वाइस चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, वो आपने करनी है, वो आपकी तरफ से होना चाहिए। तो मियाँ साहब ने उस पर हामी भर ली कि हमने पहले भी कहा था और आप भी इसके लिए तैयार हैं। उसके बाद जो नई बात सामने आई, तहरीक लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हुई, तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा जी हम मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस दफ़ा स्टेज की रौनक वही बनेगा जो सबसे ज़्यादा काम करेगा। अगर पीपल्स पार्टी ये समझे कि वो लॉन्ग मार्च पे ना होने के बराबर आएगी और उसके आने के बाद वो स्टेज को संभाल लेगी, तो ऐसा नहीं होने देंगे। काम अवामी सतह पे या रवाबित की सतह पे? सिर्फ रवाबित की सतह पे जी। अवामी सतह पे तो देखें बड़ी क्लियर सी बात है, अवामी जो ताकत होगी ना वो है मौलाना फजलुर रहमान के ज़िम्मे कि मौलाना साहब अपने बंदे निकाल के लाएँ। लेकिन अब मौलाना साहब उस तादाद में लोगों को नहीं ला सकेंगे असर। उस वक़्त मौलाना साहब की पोजीशन मुतनाज़ा नहीं थी। अब मौलाना साहब के अपने KPK के अंदर जलसे हो रहे हैं, इनके अपनी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, इनके हलके में जलसा होने जा रहा है, इनके डेरा इस्माइल खां में जलसा होने जा रहा है। अब इनके मतलब मुतनाज़ा चीज़ें बहुत सामने आ गई हैं। तो ये आने वाले दिन जो है ना, ये आप ये कहें कि इनके लिए बड़े अच्छे होंगे, नहीं है। नौशहरा के जलसे पे क्या राय रखते हैं आप? देखिए नौशहरा जलसा हो गया, बड़ा अच्छा जलसा हुआ, लेकिन उस जलसे के बाद आप क्या समझते हैं ये जलसा हल था? नहीं, हल तो अब आप देखें ना कि एक जो तरतीब दी हुई है उस तरतीब के मुताबिक अगर कोई जलसे में क्राउड जमा हो जाता है तो उस जलसे की मुनासबत से तो कोई राय होनी। कितना क्राउड था? कितना क्राउड था? आप अगर दूसरे शहरों से उसका तकाबुल चलें आप बता दें कितना क्राउड था। मैं अब सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट तो नहीं ना मेरे पास है। सरकारी एजेंसी को छोड़े, वैसे एक बतौर सहाफी 30,000 इतना तो होगा। जमातें कितनी है? 11 3-3 हज़ार लगा ले, कितना हुआ? 33,000 हुआ ना। आप क्या समझते 50,000 से ऊपर अगर हो तो फिर कुछ काबिल कबूल? नहीं जी, मैं कहता हूँ 11 जमातें 1 लाख कम से कम होना चाहिए। 10,000 तो वोट लेके आए ना, 10,000 तो कारकुन आना चाहिए ना। तो PDM की मकबूलियत के हवाले से भी कोई बातचीत हुई है आपस में? मैं बताता हूँ, जब उन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च और PDM जो है जो उसके अवामी सम्राट हैं वो क्या हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी अवामी सम्राट अभी नहीं आए, अभी तो हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा जब मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक अभी आप उस तरीके से बाहर नहीं निकल सके जो तवक्कुआत आपने लगा रखी थी। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि फौरी तौर पर अपने लेबर विंग्स को मुतहर्रक किया जाए। अच्छा। और लेबर विंग को मुतहर्रक करके मजदूरों से इनसे ट्रेडर से मुजाहरे कराए जाएँ, उनको यूज़ किया जाए। उन्होंने कहा मियाँ नवाज ने कहा जी आपको पहले कहा गया था कि अवामी जो रद्द-ए-अमल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाएं, वो क्यों नहीं आ रहा? जिसके बाद ये फाइनल हो गया। मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं, 27 लोगों की लिस्ट बनी है, 27 लोगों की। ट्रेड यूनियनिस्ट हैं उसमें, कुछ सहाफ़ी हैं उसमें, कोई मारूफ ताजर हैं, ट्रेडर हैं उसमें, तुलबा यूनियंस के लोग हैं। इनसे राब्ते किए जाएंगे और इन राब्तों के बाद इन तमाम लोगों के साथ जो राब्ते होंगे उसमें मियाँ नवाज शरीफ जो है वो तकरीर भी फरमाएंगे और एक अवामी कंपेन बनाई जाएगी। उसके बाद लॉन्ग मार्च जो है उसी कंपेन को देखते हुए लॉन्ग मार्च तरतीब दिया जाए। तो राणा साहब ये स्ट्रेटेजी सूदमंद तो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या माजा चने वाला बैठा हुआ है? देखिए यार सर, यार बात सुने मेरी, एक मुल्क का वजीर आज़म है जो इस पूरे माफिया से लड़ रहा है और ऐसा शख्स है जिसने हार नहीं मानी। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी अगर हिकमत अमली का मुझे और आपको पता चल गया, उनको नहीं होगा? राणा साहब वापडा का मुजाहरा मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जी जी। इससे पहले एक मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आज का भी एक आज का मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आप किससे निकालेंगे? जब हुकूमत मानने के लिए तैयार है, कुछ देने के लिए तैयार है, लेने वाले बैठे हुए हैं, अब ये किसको निकालेंगे? एक सवाल है, किसको निकालेंगे? क्या हुकूमत के पास ये चीज़ें नहीं है? आप सेनेट का इलेक्शन होने दें, फिर इनकी आपस में लड़ाई लें। और मैं आपको बता दूं, आज मियाँ नवाज शरीफ ने कह दिया है कि अगर आप सेनेट का इलेक्शन में हमारी एक सीट भी लूज हुई, ये लफ्ज़ अदा किए गए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी उन तमाम लोगों पे होगी जो ये कह रहे हैं कि हमने मूवमेंट बना ली है, हमने गेम सीधी कर ली है। ये बात मियाँ नवाज शरीफ साहब का मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी राब्ता हुआ है ना जब ये दस्तखत किए? वो तो नशिस्तों के हवाले से हुआ, जो आप ये सर्टिफिकेट जारी करें, इस पर साइन करें, ये इस हवाले से बात हुई है सारी। तो मियाँ शहबाज शरीफ बेचारा क्या करता, मुझे एक बात बताएं, एक लिस्ट बन के आई है और सर्टिफिकेट तैयार थे,
उन पे साइन करवाने थे ना, क्या मियाँ शहबाज शरीफ का कोई एक बंदा ख्वाजा अहमद हसन रखा? याद है हमने क्या कहा था? जी जी, नहीं ना रखा। बेचारा राजा ज़फरुल्लाह साहब को नहीं रखा गया। आप छोड़ दें, जिस शख्स की इतनी कुर्बानी है, जिसकी इंतहाई कोई नहीं है, उनको नहीं रखा गया। और मेरा तो अंदाज़ा मुशाहिदुल्लाह खान को नहीं रखा जाएगा। राना साहब, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं, इल्ज़ामात अपोजिशन भी लगा रही है और दूसरी जानिब हुकूमत भी ये कह रही है कि ज़मीर खरीदने की कोशिश की जा रही है, क्या नताइज नज़र आ रहे हैं? देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो दोनों सीटों पे आगे जा रही है। अच्छा। और मज़े वाली बात है कि जो हल्का सियालकोट वाला है, डस्का, वहाँ पर गैर मुतवक्को तौर पर तहरीक लब्बैक पहले से ज़्यादा वोट लेगी, जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों को डैमेज कर रही है। ज़्यादा डैमेज कौन होगा? ज़्यादा डैमेज हुकूमत हो रही है। हुकूमत भी हो रही है, दोनों पार्टियाँ हो रही है, लेकिन ज़्यादा डैमेज हुकूमत होगा। मेरी इत्तला के देखें, वहाँ पर एक तो कैप्टन सफदर ने एक ऐसी वहाँ पे हरकत कर दी कि ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए हुए, सारी कौम का नारा है। साथ में उसने तहरीक लब्बैक वालों को छेड़ दिया। भाई नारा तो उनका था, उनके नारे को लेकर सब चले थे, उस पर वो भी सारे अब खुल के मैदान में आ गए हैं। तो ये इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं कि मौलाना खादम रिजवी साहब ने यह नारा दिया था, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, तो उसको सब लेके चले और अल्हम्दुलिल्लाह वो नारा है, हकीकत की नारा है। अब वहाँ पे है। दूसरी इस तरफ पीटीआई के अंदर बड़े इख्तलाफात हैं डस्के वाली सीट पे। क्यों भाई? वहाँ पे आपस के इख्तलाफात बड़े शदीद हैं। बहुत से पीटीआई के ऐसे लोग हैं जो साथ चल ही नहीं रहे, और पीटीआई का उम्मीदवार समझता है कि हुकूमत आए तो सब कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता। इमरान खान की हुकूमत में तो ऐसा नहीं होता। इन्होंने तो किसी ज़िमनी इलेक्शन को उस तरह हाईजैक करने का फैसला नहीं किया हुआ। तो और आपको आप बतौर उम्मीदवार कैसे शख्सियत? उम्मीदवार बहुत अच्छे थे अगर उनको पूरी पीटीआई सपोर्ट करती। लेकिन दूसरी तरफ देखें, सैयद ज़ादी है, वो एक उनका हल्का है, आज से नहीं मुद्दतों से जीतते आए हैं, मुद्दतों से। और ये कोई लीड 3, 4, 5 हज़ार की नहीं, हज़ारों की लीड है। इसी तरह आप दूसरे हल्के पे चले जाए ना, वज़ीराबाद वाले में, तो उसकी लीड भी आप देखें हज़ारों में है। 5,000 कम कर लेंगे, 10,000 कर लेंगे, 20,000 कर लेंगे, बाकी। तो अपोजिशन जो इलेक्शन के हवाले से इल्ज़ामात लगा रही है, उसमें किस हद तक सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं आपको सब लोगों के नाम दे सकता हूँ इस वक्त अपोजिशन के तमाम अरकान असम्बली। मैं आपको ये मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। मुझे कहते तो अभी मैं प्रोग्राम में हम फ़ोन कॉल्स पे ले लेते हैं उन अरकान असम्बली को जो इन दोनों हलकों में मौजूद हैं। इन दोनों हलकों में इस तरह इलेक्शन लड़ा जा रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून और पीडीएम का ये पहला और आखिरी इलेक्शन हो। तमाम अरकान असम्बली वहाँ पे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ, या सर, हुकूमत से ज़्यादा पैसा अपोजिशन लगा रही है। कौन इनका स्पॉन्सर है, कहाँ से पैसा आ रहा है? लाहौर के एमपीए, लाहौर के एमएनए, गुजरांवाला के एमपी एमएनए, सियालकोट से तलक रखने वाले एमपी एमएनए, गुजरात से तलक रखने वाले एमपी एमएनए, इवन सिंध से तलक रखने वाले एमपी एमएनए, बलोचिस्तान से तलक रखने वाले इनके लोग, केपीके से तलक रखने वाले इनके लोग, सब वहाँ पे मौजूद हैं। कैंप ऑफिस बने हुए हैं, रातों को वहाँ पे रह रहे हैं। हुकूमत के लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन अक्सरियत झुकाव ज़िमनी इंतखाब में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ होता है आवाम का, और जीत भी उन्हीं की होती है। सिंध में हमने देख लिया नताइज, तो पंजाब में ये फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई होता? देखिए, सिंध की सूरत हाल हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, खलीम आदल शेख को गिरफ्तार किया गया। जी जी। आपको स्वाय पीटीआई के पूरे पाकिस्तान में किसी और सियासी जमात की तरफ से मजम्मत नजर आई? किसी ने को बयान दिया? अगर एक बंदा पकड़ा जाता यहाँ पे पंजाब के अंदर ये सब कुछ करता, बस इससे भी कम कुछ करता हुआ, तो सारी अपोजिशन जमातों ने खुल के सामने आ जाना था, चीखों पुकार पड़ जानी थी। मामला यह है कि सिंध के अंदर जो हालात हुए, जिस तरह वहाँ पोलिंग स्टेशनों पे जो कुछ दिखाया गया, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, अगर उनमें से 1% भी, आप यहाँ पे देखें ना, तारर गिरफ्तार हुआ, उसके बाद क्या तमाशा लगा? गिरफ्तार भी नहीं हुआ, खुद गाड़ी में बैठ गए, जो भी हुआ। तो उसके बाद क्या बना? रोजाना इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आपको पता ना रोजाना कितने लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं। आज भी हुआ, आज भी हुआ। तो किसी को गिरफ्तार किया गया? कोई गिरफ्तार कर सकता है? मसला यह है कि यहाँ पर बहुत सी इंतज़ामिया आज भी अपोजिशन के कहने पे काम कर रही है। तो लिहाजा आप ये कहें कि यहाँ पे वही फार्मूला लागू होगा, नहीं होगा। अभी तक की मेरी इत्तला के मुताबिक दोनों नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जीतती नजर आ रही। तो राना साहब, सेनेट इलेक्शन में वोटों की जो गिनती है उस पे अपनी पार्टी के वोट गिनने के लिए तरीकाकार क्या मुरतब किया जाएगा? हाँ, मैं आपको ये भी एक बड़ी खबर दे दूँ यासर, आप भी वो खबरें पूछती है ना जो मैंने तो सोचा था कल इसको गालेंगे, लेकिन जी फैसला अपोजिशन ने एक और फैसला किया, अपोजिशन जमातों ने। और अब पहले ख़तरा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में इमरान खान की जमात को, तहरीक इंसाफ को। अब
अपोजिशन बड़ी परेशान है। मेरी आज अपोजिशन के एक बड़े अहम रहनुमा से बात लगता है कि अपोजिशन में नून लीग ज़्यादा परेशान। हाँ, मेरी एक बड़े अहम शख्सियत से बात हुई। मैंने उन्हें कहा जी वोट आपके पूरे हो जाएंगे? उन्होंने कहा यार वोट तो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे, अब हमने एक हिकमत अमली बनाई है। मैंने कहा जी क्या बनाई है? उसने कहा जी हम अपने वोटर्स जो है ना, वोटर्स जो हमारा MNA MP है, एक तो एक दिन पहले हम इन्हें किसी जगह इकट्ठे करें। मैं कहा किस जगह करेंगे? उन्होंने कहा बस एक जगह रखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। मैं कहा उसके बाद उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ साहब इनसे खिताब फरमाएंगे। मैं कहा हो गया, इसके बाद क्या होगा? उसने कहा जब बेल्ट पेपर होगा इस दफ़ा हम ये करने लगे हैं कि इस तरह जाके कुछ निशान हो ना हो, ये देखें यासर। उसने कहा इस तरह बेल्ट पेपर होगा, ये सारा कुछ करके और ये कहा जाएगा कि पहले 10 मतलब एक डिवीज़न है ना, गुजरांवाला डिवीज़न है जी, गुजरांवाला डिवीज़न के जो इनके MP MNA हैं वो जब वोट कास्ट करके आएंगे तो ये पर्ची को इस तरह कर देंगे, ये ठीक है। उसके बाद फलां डिवीज़न के जो लोग हैं वो ऐसे कर देंगे, अब शायद चेंज कर लें क्योंकि मुझे मैंने बता, तो ये निशानी रखेंगे और बाकायदा उन्होंने कहा जी कि ऐसा सिस्टम होगा कि ये जा रहा है और जब कोई जा रहा है वोट डालने तो वो वोट तो नहीं दिखा सकता इस तरह, लेकिन जब वो ऐसे करके जा रहा है तो साथ उसने कहा जी मैंने पूछा जी वो तो 16 मिसाल के MP हैं, 16 MP में से 3 फिर भी कार ऐसे ही देते हैं लेकिन वोट नहीं देते, आपको कैसे पता लगा वो कौन सा होगा? अच्छा, उन्होंने कहा जी बेफिक्र हो जी हमने इसका भी हल किया हुआ है। हमने कहा जी क्या हल किया हुआ है? उन्होंने कहा जी ये थोड़ा सा यहाँ से ना इस तरीके से किया जाएगा, किसी को कम गोल किया जाएगा किसी को ज़्यादा, और सबको कहा जाएगा कि राना अजीम तुमने ये करना है और यासर तुमने ये करना। उन्होंने कहा ये हमने निशानी रख ली है, एक दिन पहले हमें पता चल जाएगा हमसे कौन हाथ कर रहा है कौन हाथ नहीं कर रहा। उससे मैंने कहा अगर पता चल गया ये सारा कुछ भी हो गया तो फिर भी किसी ने ना वोट दिया, उसने कहा हम यही कर सकते हैं, फिर आगे जाके ये देसी तरीका किस हद तक सूदमंद साबित होता है। देसी तरीके और टोटके लगाने में पाकिस्तानी माहिर हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन का ये देसी टोटका उनके लिए कारआमद साबित हो। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉट के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट के हवाले से सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है और कुछ रिमार्क्स मंजर आम पे आए हैं। सभी जमातों को इंतजार है उस फैसले का कि ओपन बैलेटिंग के हवाले से क्या फैसला होता है। तमाम जमातें इस वक्त रवाबित के लिए भी कोशिशें कर रही हैं और तमाम जमातें ये मौक़िफ़ रखती हैं कि उनकी मुखालिफ जमात के अराकीन उनसे राबते में हैं और सेनेट इलेक्शन में उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से शफाफियत किस तरीके से मुमकिन बनाई जा सकेगी, अपोजिशन क्या राय रखती है, हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, इसी सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब आज की समाअत के रिमार्क्स के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि सियासी जमात की जो सेनेट नशिस्तें हैं वो असेंबली सीटों के मुताबिक होनी चाहिए। आप बतौर सियासी रहनुमा और बतौर सियासी वर्कर इस रिमार्क्स पे क्या राय रखते हैं? देखिए जज साहबान की बड़ी इज्जत और एहतराम है उनके लिए, लेकिन ये बात सिर्फ इस एंगल से देखी जाए कि जिस जमात की जितनी सीटें हैं उसको उतनी उसका मिलना चाहिए, ये दुरुस्त परसेप्शन नहीं है। इसलिए कि नंबर 1 मेंबर का अपना ये इस्तेहकाक भी है कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे। अगर वोट देना कंपल्शन हो जाए तो फिर जो दुनिया में ऐसा होता है कि कानून साजी पे मेंबरान अपनी जमात के खिलाफ भी वोट दे देते हैं। वो ये समझते हैं कि ये कानून दुरुस्त नहीं है तो वो अपनी जमात के खिलाफ भी वोट दे लेते हैं, लेकिन इससे डिसमेंबरमेंट नहीं होती, वो किसी अल्टीरियर मोटिव्स के लिए नहीं होता, बल्कि वो एक कसूल की बुनियाद पे होता है। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारे आज़ाद मेंबरान होते हैं, बहुत सारे हमारे फाटा के मेंबरान हैं, फिर कुछ छोटी छोटी जमातें हैं जिनकी बड़ी तादाद में सीटें नहीं होती, तो वो किधर जाएंगे? तो उनको कैसे उनको वोट मिलेंगे? हो सकता है कि जमात ए है और वो कौमी असम्बली में या किसी सूबाई असम्बली में 10-15 जो आज़ाद मेंबरान हैं वो आ जाते हैं और 10-15 मेंबरान के वो वोट लेके और कुछ अपने वोट शामिल करके वो एक सीट ज्यादा ले लेती है, तो फिर ये आर्गूमेंट किधर जाएगा? जिस तरह हमारे यहाँ जनूबी पंजाब महाज बना था और उस महाज के तौर पे इलेक्शन लड़ा, उनका अपना कॉमन सिंबल और इलेक्शन की जमात तो नहीं थी,
लेकिन वो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहाद का हिस्सा है। वो अगर उसके खिलाफ वोट देना चाहें तो उनको कोई रोक तो नहीं सकता, उनका कोई इखलाकी तौर पर पाबंद तो नहीं है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जा सकता। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस इलेक्शन के अमल के अंदर शफाफियत होनी चाहिए। इसके अंदर जो पैसे का अमल दखल है उसको एक कानूनी जरिया है, इलेक्शन कमीशन है, ओपन बैलेट है, फला फला फला। लेकिन याद रखिए सबसे बड़ा जो हथियार है ना वो कानून है, ना वो सुप्रीम कोर्ट है, ना वो इलेक्शन कमीशन है, ना वो जमात है। सबसे बड़ा हथियार अवामी राय है। अगर इलेक्टोरेट के ऊपर, अगर समाज के ताकतवरों के ऊपर, अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, अगर जुडिशरी के ऊपर, अगर हमारी एजेंसियों के ऊपर ये दबाव जो दुनिया भर में है, दुनिया भर के जमहूरी माशरों में है कि अगर मैं अपने इख्तियार से तजावुज करता हूं, मैं अपने मैंडेट से बियॉन्ड जाने की कोशिश करता हूं, मैं अपनी दी हुई ताकत को मिस यूज करता हूं, अपने मकसद के लिए कोई बेनिफिट लेता हूं, तो ये मुआशरा मुझे डिसओन करेगा, ये मुझे दिया हुआ मैंडेट वापस ले लेगा, मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वो सबसे बड़ा दबाव, बड़ा खौफ होता है। मैं अक्सर इसकी मिसाल देता हूं, मैं डरते डरते देता हूं कि जिस तरह हम सारे कहते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूं, लेकिन डरते नहीं है। मैंने को अल्लाह से डरता हुआ बंदा नहीं देखा, इसलिए कि अल्लाह तो हर चीज का खबर रखने वाला है, हर चीज को, हर जहान के कोने को वो जानता है, उसके बारे में अल्लाह खबीर है, कबीर है, सब कुछ है। लेकिन मेरे जैसा कोई गुनाहगार बंदा एक दो चार दोस्तों में बैठ के कोई गलती करता है, कोई कानून तोड़ता है, कोई अखलाकी जुर्म करता है, कुछ कर लेता है, वही काम जो वो अलहदगी में बैठ के या दो चार दोस्तों में बैठ के किसी बंद कमरे में बैठ के कर रहा है, वो चौक में खड़ा होकर नहीं करता। चौक में खड़ा होकर इसलिए नहीं करता कि वहां खल्के खुदा देख रही है। आप मुझे कहें कि मैं कानून तोड़ लूं, मैं गाड़ी चलाते हुए तेज चला लूंगा, मैं कानून तोड़ लूंगा, मैं किसी बंदे को थप्पड़ मार दूंगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा, फला फला फला। लेकिन जो मेरा कल्चर है, अगर कोई मुझे कहे कि तुम लंगोटा बांध के अपने शहर में घूम लो, तो मुझसे नहीं घूमा जाता। मैं गलती कर सकता हूं। सो जो समाजी खौफ है ना, जो दबाव है दुनिया में, जो मुअज़्ज़म माशरे हैं, आज की जो रियासत है, उसके अंदर जो समाजी दबाव है, ये डिटरमिन करता है। जो हमारे अरकान असम्बली है उनको आज़ाद राय होनी चाहिए, उनको इख्तियार होना चाहिए, सोच होनी चाहिए कि वो अपने नुमाइंदों को आगे जिनको चुनना है उसको अपने तरीके से चुन सकें। अच्छा, ये सेनेट में तो हो गया। यही चीज़ें जब हम देखते हैं कि इलेक्शन हो जाता है, जिस जमात की ज़्यादा नशिस्तें होती हैं, उनकी ख़वातीन की जो महसूस नशिस्तें होती हैं, उन पर उतनी ख़वातीन जीत के आ जाती हैं। क्या यही इख्तियार उन महसूस नशिस्तों पर नहीं होना चाहिए? ठीक है ना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उसका एक तरीका कर रखा गया ना कि वो प्रोपोर्शनेट है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो आजाद मेंबरान है वो किधर जाएंगे? अगर आप हार्ड एंड फास्ट रूल बना देंगे, इसके अलावा कोई फ्लेक्सिबल रूल बनाना पड़ेगा ना। आजाद मेंबरान है, ग्रुप के तौर पे इलेक्शन लड़के आए हैं, ऐसे इत्तेहाद हैं जिस तरह GDA है, इस तरह के इत्तेहाद है, या बहुत सारी जमातें और भी हैं जो छोटी छोटी जमातें होती हैं जिनकी एक दो सीटें हैं। तो वो फिर क्या करेंगे? अगर किसी जमात को प्रोपोर्शनेट ही वोट मिलना है तो यही हम जानना चाहते हैं ना। कायरा साहब, यही मेरा भी सवाल है कि बिल्कुल वो क्या करेंगे जब जमातों ने अपने महसूस लोगों को कर दिया कि इन महसूस नशिस्तों पर पहले कागज मौजूद है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 मेरे ख्याल है जी, देखें, पहली बात तो ये राना साहब ये है कि इसमें बजाय इसके अदालत इस पे अपना वक्त लगाती, ज्यादा बेहतर था ये जिनका काम था अगर हुकूमत पार्लियामान में चली जाती, सियासी जमातों के पास जाती, सियासी जमातें इस मामले का हल निकाल सकती है। ये कानूनी मुशकाफी तो है नहीं, एक प्रैक्टिकल मसला है जो जज साहबान के एक्सपीरियंस में नहीं है, ना उनको इसका एक्सपीरियंस, ना उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, ना उनको इसका पता है। तो ये एक्सपीरियंस उनका है जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, जिनकी तारीख इसमें गुजरी है। अब वो अगर बैठते सारी जमातें सर जोड़ के, तो कुछ बात मैं करता, कुछ दूसरा करता, बातें पार्लियामेंट में ही होनी चाहिए, कानून साजी पार्लियामेंट में ही होनी चाहिए, अवाम भी इसी चीज की मुंतजिर है। लेकिन जब दोनों जानिब से एक जैसा तर्ज अमल देखने में आए तो अफसोस होता है कि जब बिल लाया गया उस पर बात करने के लिए जब वजीर कानून मौजूद थे, अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया, और जब अपोजिशन बोल रही थी तब हुकूमत की जानिब से शोर शराबा किया गया, तो फिर अवाम किधर जाएंगे? अच्छा देखिए ना, गुजारिश ये है, पहले तो जरा गौर करें कि जिसका कसूर, अगर कसूर अपोजिशन का है ना, तो मैं आपके साथ मिलकर अपोजिशन को बुरा कहूंगा, लेकिन अगर कसूर गवर्नमेंट का हो तो फिर हमें गवर्नमेंट के जिम्मे लगाना चाहिए। नंबर 1, पहला तो यह है कि ये लेजिस्लेशन करनी गवर्नमेंट ने, अपोजिशन ने मूव नहीं करनी। इसके लिए जो मोडस ऑपरेंडी बनाएगा वो गवर्नमेंट बनाएगी। पहली बात यह है कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी दानिस्त में हमें आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, हम कानून के साथ ये काम कर सकते हैं इलेक्शन लॉज में, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं फॉर इंटरप्रिटेशन, जो गलत गए। और वहां जाके जब इलेक्शन कमीशन ने और बाकी इदारों ने और बाकी लोगों ने आके कह दिया कि ये तरीकाकार नहीं है,
और उन्हें समझ आई कि वहां भी रवैया ऐसा ही है, तो फिर वापस आए पार्लियामान में, और पार्लियामान में भी आगे किसी से मशवरा नहीं किया, अचानक असेंबली कॉल करके कन्वीन करके आपने कहा जी हम बिल ला रहे हैं अमेंडमेंट का। फिर उस अमेंडमेंट के अंदर भी सिर्फ ये आइन के अंदर ये तरमीम नहीं कर रहे थे कि ओपन बैलेट हो, उसके साथ एक और पख लगा दी, और वो ये थी कि जी आप डुअल नेशनल्स को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार दें और माजी की तारीख से दें, पिछली तारीख से दें, ताकि फैसल वार्डा साहब उस जो जिनकी मेंबरशिप हिट हो रही है इलेक्शन कमीशन में वो बच पाए। इसीलिए उनको सेनेट का टिकट भी दिया गया है। जब गवर्नमेंट इन इरादों के साथ काम करेगी तो फिर गवर्नमेंट्स के साथ कोऑपरेशन, और फिर ये कि मुसलसल अपोजिशन को गालियां दे रहे हैं, जो हुकूमत का एक इल्जाम है कि हम जब भी कोई ऐसा बिल लेकर आते हैं, चूंकि हमारे पास अक्सरियत उस तरह नहीं है सेनेट में, तो अपोजिशन हमें ब्लैकमेल करती है। क्या इसमें कोई ताकत है? देखिए, पहली गुजारिश राना साहब ये है कि गवर्नमेंट ने कौन से बिल लाए जो ब्लॉक हुए, और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के रास्ते में कोई दीवार नहीं थी सेनेट माजी में, इसलिए कि जहां पे कौमी असेंबली में बिल पास हो गया, अगर सेनेट में गया वहां ब्लॉक हुआ, तो बहुत सारी लेजिस्लेशन वो है कि जॉइंट सेटिंग करके हुकूमत ने बिल पास करा ली। ये तो मतलब ऐसा बहाना है जिसका कोई वजूद नहीं है असली तौर पे, जब इनका इरादा नहीं है। मैंने कहा ना जी, फर्ज करें कि ये पहले दिन जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं गवर्नमेंट वाले, उस दिन सब सारी जमातों ने कहा खुदा के बंदो ये फोरम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अभी गुजारिश की कि आप फोरम नहीं है, आप इसको एड्रेस ना करें, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी। वरना तरीकाकार बड़ा सिंपल था कि सारी जमातों को बुलाते, जिस तरह माजी में हुई आईनी अमेंडमेंट, क्या हो जी बैठो, ये हमारा ड्राफ्ट है, इसके ऊपर अपनी राय दें। आप मुझे ये बताएं कौन सी जमात होती जो फ्री इलेक्शन के हक में ना होती? कौन सी जमात? हर जमात को मजबूरन, और सारी जमातें बैठी होती, मीडिया ओपन मीडिया में सारी डिबेट हो रही होती, कौन सी जमात इससे मुफर्रक कर सकती थी? बाकी चीजों पे तो आप रोज शोर कर देते हैं ना कि नहीं जी एनआरओ मांगते हैं, ये फलान करते हैं, ये अपने लिए रियायतें मांगते हैं। इसमें कौन सी रियायत मांगनी थी किसी ने? ये तो एक ऐसा काम था जो सारी जमातें मांगती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से किया, भोंडे तरीके से किया। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट मैं ना मानूं की पॉलिसी पे है? राना साहब, मैं गुजारिश करता हूं, राना साहब एक बात याद रखिए, इबादत का भी एक असलूब है। अगर आप नमाज के वक्त वुजू करके सर पे कोई कपड़ा बांध के अगर आप किबला रुख नहीं होंगे और आप नमाज की परफॉर्मेंस करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। उसके लिए भी आपको उसका रास्त कदम उठाना, रास्ती जो उसका तरीकाकार है उसके मुताबिक चल के चलना पड़ेगा। दुनिया में भी यही तरीका है। ये कानून साजी को नया काम तो नहीं कर रहे थे। ये अगर गवर्नमेंट का ये इरादा होता तो ये कर चुके होते और अपोजिशन की जमातें कोऑपरेट करती। फिर जब यहां से हो गया, डिफीट हुए, वापस आए, तो फिर भी कहा गया कि इसका तरीकाकार है कमेटी बनाओ, सारी जमातों के साथ बैठ के मशावरत कर लो। नो, इसलिए कि वो इस बिल के दबाव में, इस सारे झमचट में, वो फैसल वार्डा साहब की जो मेंबरशिप हिट हो रही है, तरीकाकार है वो धौंस जमाने वाला था। कायरा साहब, आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये चीट कर रहे थे। ये फैसल वार्डा को बचाने के लिए इसके साथ एक और बिंडी लगा रहे थे, एक और साथ कानून साजी करा रहे थे कि आप डुअल नेशनल्स को राइट टू इलेक्ट दें ताकि नए लोग भी आ सके इनके, और खास तौर पे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दें ताकि फैसल वार्डा साहब जो कौमी असेंबली की मेंबरशिप उनकी डिसमेंबर होने का इम्कान है वो बच सके। सही। कायरा साहब, आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे अपोजिशन ये इल्जाम लगाती है कि वो किसी के दबाव में फैसले करती है, जबकि दूसरी जानिब आज अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जागना होगा। आपकी नजर में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन को क्या नहीं पता कि उस मुल्क में क्या हो रहा है। कौन से इलेक्शन कमिश्नर और कौन से आरओ को नहीं पता कि जो अखराजात की लिस्ट दी जाती है उससे ज्यादा खर्चे होते हैं? किसको? आप मीडिया वालों को नहीं पता, सियासी जमातों को नहीं पता। ये तो ओपन सीक्रेट है यार। ये पैसे चलने का अमल ये सिर्फ वहां नहीं है, लोकल बॉडीज से लेके ऊपर तक पैसे चलते रहे और फाटा के अंदर पैसे चलते रहे। ये पहली दफा नहीं है। ठीक है, अब तो फुटेज आ गई ना, वरना किससे छुपी हुई बातें? ये कोई फुटेज देख के आपको फैसला पता चला है कि आपके इल्म में पहले नहीं था, इलेक्शन कमिश्नर साहब के इल्म में नहीं था, जज साहबान के इल्म में नहीं है क्या हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास रिपोर्ट नहीं है। सो ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। मैंने पहले भी गुजारिश की ना, इलेक्शन कमीशन का काम शफाफ इलेक्शन कराना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आलम यह है कि कभी अब वो अच्छा काम कर लेते हैं, कभी वो ऐसा काम करते हैं। मसलन हमारे सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब गए, उन्होंने कहा जी आपने 11 तारीख को शेड्यूल अनाउंस किया है और 12-13 आपने डेट रख दी है। कई मेंबर, कोई बाहर गया है, कोई बीमार है, किसी जगह पे कोई इबादत के लिए गया हुआ है,
तो उसको इतना वक्त तो दें कि अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके वो सारे, तो थोड़ा 2 दिन बढ़ा दें। इनकार कर दिया गया कि नहीं बढ़ा सकते, जब उसके बाद उसी दिन गवर्नमेंट ने आके एप्लीकेशन दी, वो मान ली गई। इसी तरह कायरा साहब आज पेश हुए, कायरा साहब आज आप क्या देख रहे हैं, ये जो इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन है, अब भी इसमें कोई हॉर्स ट्रेडिंग को, पैसों का लेन देन इन तमाम शोर शराबे के बावजूद जारी है? देखिए जी, मैं बड़ी सिंपल गुजारिश करूं, ये जो मैं और आप शोर कर रहे हैं ना, मैं कसम खुदा की मैं इस मामले में 100% चाहता हूं कि ये अमल शफाफ होना चाहिए। सियासत में ये गंद खत्म होने चाहिए। सियासत में मदाखलत, न सिर्फ पैसों की, बाकी मदाखलत भी बंद होनी चाहिए। ये जो हम अदरवाइज मफादात दे सकते हैं, वजारतों के दलालच दे लेते हैं, आपको परमानेंट प्लाट की बात कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, छोड़िए, लंबी गंद की दास्तान है। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या ये आज भी बंद नहीं होगा, इसके रास्ते बदल जाएंगे जब तक ये समाज अपने हकूक के लिए खड़ा होकर ऐसे लोगों को मुस्तरद नहीं करेगा, ऐसी जमातों को मुस्तरद नहीं करेगा, ऐसी क़यादतों को मुस्तरद नहीं करेगा, ऐसे इदारों के ऊपर बर्डन नहीं बनाएगा, खड़ा नहीं होगा समाज। ये कानून के साथ सारा कुछ अगर आप ठीक करना चाहें तो सिर्फ कानून के तहत, दुनिया में कोई मुआशरे की तमसील नहीं है कि सिर्फ कानून ठीक करने के साथ वो मुआशरे ठीक हो गए। जब तक मुआशरा नीचे से लड़ाई लड़के, स्ट्रगल करके अपने इखलाकी, अपने जो उसके बुनियादें होती हैं, उसको ठोस बुनियादों पर खड़ा नहीं होता। और यही दुनिया का असूल है जी हमारे सामने। हमने कोई नया लेसन इख्तियार नहीं करना, कोई नई चीज इन्वेंट नहीं करनी, हमने दुनिया का जो कामयाब डेमोक्रेसी है उनका मॉडल देखना होना है। कायरा साहब, आपने गिलानी साहब का जिक्र किया, गिलानी साहब पे एतराजात लगाए गए, अब फैसला तो सुबह आएगा। तो हुकूमत जो एतराजात लगाती है कि तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान और तीसरे ये तीनों के तीनों नैबज़दा हैं, और ये नैबज़दा को इन्होंने नॉमिनेट कर दिया सेनेट इलेक्शन के लिए। आप जरा गौर कीजिए उनके एतराजात अपनी जगह, उसका भी जवाब देता हूँ। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार है और 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म उसके प्रपोजर सेकेंडर हैं। ये भी तो एक यूनिक सूरत हाल है, इनको उसका भी कुछ ख्याल कर लेना चाहिए था। लेकिन दूसरा ये है कि इल्जामात हैं, अदालतों के अंदर हैं, वो अपना इल्जामात भुगत रहे हैं। कानून क्या कहता है, अगर कोई बंदा कन्विक्टेड है, अगर खाली इल्जामात की बुनियाद पर डिस्क्वालिफिकेशन हो, तो जो हुकूमत बैठी हुई हो ना जी, वो अपने सारे मुखालफों पे FIR दे दे और सबको डिस्क्वालीफाई करा दे, काम खत्म हो जाए। ये नहीं हो सकता। इसका कानून ये है कि अगर कोई बंदा कन्विक्टेड है तो उसकी कन्विक्शन की वजह से, या उसके ऊपर कोई ऐसा हीनियस क्राइम का कोई इल्जाम है, खाली इल्जाम नहीं, किसी अदालत का फैसला, तीनों पे अगर कोई इल्जाम था तो वो भुगत रहे हैं। और गिलानी साहब को जिस मामले में डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, वो चंद सेकंड की जो सजा हुई थी, वो भी किसी इखलाकी जुर्म में नहीं थी। वो अपनी एक आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए वो हुक्म मानने से कासर थे जो उस वक्त उन पे थोपा जा रहा था, और उसके जवाब में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, वो सदा की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी, लिहाजा कायरा साहब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। कायरा साहब, तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद, बड़े चर्चे इसके चल रहे हैं, बड़े राब्ते हो रहे हैं। तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद के लिए क्या PDM पूरी उम्मीद है, क्या वोट इनके पास पूरे हैं, और ये कब तक तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद जो है ये आने के इम्कानात हैं? राना साहब, ये 3 तारीख को तो उसका पहला फेज होगा। गिलानी साहब के जीतने की सूरत में तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब हो जाएगी, यानी हुकूमत का नुमाइंदा हार गया और अपोजिशन का जीत गया, अपोजिशन के पास मेजॉरिटी का एतमाद आ गया। ये एक लॉजिकल तो नहीं, कंक्लूजन तो उसका बाद में होगा, लेकिन इखलाकी तौर पे उस दिन वजीर आजम रहने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये 1-on-1 मुकाबला है। और उसके बाद फिर अगला फेज तो ऐसे ही होगा, अलामती सा, फिर तो चंद दिनों में आ जाएगा। कुछ खबरें ये भी हैं कि PTI के बेशतर अराकीन जो हैं उन्होंने मुस्तकबिल में अकोमोडेट करने की यकीन दहानी पे सेनेट इलेक्शन में हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। सदाकत है कोई ऐसी? मेरे इल्म में तो नहीं है जी, आपकी खबर होगी, मेरे इल्म में नहीं। लेकिन आपकी जो मुस्कुराहट है ना, ये कुछ ना कुछ बता रही है। ना साहब, मैं जो कहता हूँ, मैं अगर मेरे इल्म में होता तो मैं इस पर खामोश हो जाता। अगर मैंने कहा है कि मेरे इल्म में नहीं है तो नहीं है। तो कायरा साहब, आप क्या समझते हैं, एक तरफ पंजाब की अगर सियासत देखी जाए, PTI ने अपने नाराज अरकान को भी मनाया और मुस्लिम लीग नून के जो नाराज अरकान थे उनसे भी राब्ते किए। बतौर सियासी रहनुमा आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने नाराज जो अरकान हैं उनसे रवाबित बढ़ाने नहीं चाहिए थे, खलीज पैदा करने की बजाय? देखिए, जो असूल की बात होती है, PTI ने, देखिए ना,
स्ट्रेस में आके जब आपका वक्त आता है ना, किसी बंदे का इम्तिहान जो है ना वो आम जिंदगी में नहीं होता। इम्तिहान का लम्हा होता है जब वो किसी दबाव में होता है, किसी परेशानी में होता है, उस वक्त देखना होता है कि वो किस तरह परफॉर्म करता है। वरना आम जिंदगी में तो सारे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, और मुश्किल वक्त में, स्ट्रेस के वक्त में जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको अच्छा इंसान गिना जाता है। इसी तरह सियासी जमातों का बिहेवियर है। पीटीआई ये कहती चली आई, बाकी अपने वादों की तरह जिस पे यू टर्न हो गया, कहती चली आई कि ये जो डेवलपमेंट फंड है ये तो हराम है, ये तो गुनाह है, ये तो करप्शन का गढ़ है, और हम आए तो बिल्कुल नहीं, इसको बंद करेंगे, ये बिल्कुल नहीं देंगे। इन्होंने वो करप्शन का बाजार खोला। इन्होंने कहा कि जी ये जो लोटे बनाना होता है ये बड़ा गुनाह है, बड़ी गलती है, ये बड़ा जुल्म है, और ये सियासत को गंदा करता है। पहले इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ जमातों से लोगों को तोड़ के इनके साथ शामिल किया गया। उन्होंने कहा, गले लगा के बिस्मिल्लाह किया, उनके गुनाह भी नहीं देखे कि कौन सा दबाव में जो तर्ज अमल है वही फैसला करता है कि आप किस हद देखे ना आप क्या हैं। तो पीटीआई का तो समझ आ गई ना कि ये है क्या, कि आप खुद मुस्लिम लीग के लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलपमेंट फंड खोल रहे हैं, आप दीगर जमातों के बंदों को तो जो ही जिन बातों को कल आप कहते थे कि ये गुनाह और कुफ्र और खराब, यानी अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। जो बहकान आप लगा रहे थे उसी प्रैक्टिसेस को आप अपनाएंगे तो आप पे सवाल तो उठेंगे। यानी सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो नताइज हैं वो अपोजिशन के हक में आएंगे। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर जी कायरा साहब, मैं एक आखिरी बात आपसे गुजारिश करूं, ये याद रखिए जमातों का मैंडेट होता है, हुकूमतों का और लीडरशिप का मैंडेट होता है, और मैंडेट की 2-3 किस्में होती है। एक मैंडेट होता है कि लोगों ने आपको चुना, लोगों के चुनाव पे और उस तरीकाकार पे, उस प्रोसेस पे एतबार हो और आपकी लेजिटिमेसी हो, यानी वो चैलेंज है, पहले दिन से चैलेंज है कि ये इलेक्शन मनूवर्ड है, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के ऊपर भी जो कुछ हुआ वो तो एक तरफ हो गया। दूसरा लेजिटिमेसी का क्वेश्चन उठता है, तो दूसरा तरीका, दूसरा सवाल ये होता है कि आपने जो अपने प्रोमिसेस किए थे इलेक्शन के अंदर, जो वादे किए थे, क्या आपने अपने वो वादे पूरे किए या उनकी तरफ सफर किया है, या उसमें से कुछ नियत के साथ आगे बढ़े हैं, या जिन चीजों को आप माजी में गलत चीज कहते रहे आप अपना मैंडेट उस पर खड़ा करते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, और मैं ये काम करूंगा। जो आपने करने के वादे किए थे वो नहीं किए, जो आपने ना करने के वादे किए थे वो जो वादे और दावे थे वो तो कहीं माजी में रह गए और जमीनी हकायक उससे बिल्कुल बरअक्स दूसरा मैंडेट था। तो फिर जाहिर बात है कि ऑपोजिशन के पास मौकिफ तो होगा ना आप पे सवाल। मैं तो कह रहा हूं ना, जो लेजिटिमेसी का दूसरा आम है, पहला आम खो दिया कि वो इलेक्शन फेयर नहीं था और इलेक्शन ठीक नहीं होता हमारे यहाँ, और दूसरा आपने जो करने वाले वादे किए थे वो नहीं कर सके, और जो ना करने के प्रॉमिसेस किए थे, चैलेंजेस किए थे वो भी नहीं किए, वो कर दिए। तो इसका मतलब है आपने अपनी लेजिटिमेसी दोनों तरह खो दी है। अब ये हुकूमत लेजिटिमेट गवर्नमेंट असूली तौर पे नहीं, अखलाकी तौर पे रह गई। अखलाकी तौर पे इन्हें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अब आपका जवाब मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इनको बिल्कुल इस्तीफा देकर नया इलेक्शन कराना चाहिए, यही तो हमारा मुतालबा है। सही, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का भी दंगल सजा हुआ है। अपोजिशन की जानिब से भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि ज़मीर ख़रीदा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। हक़ाइक़ क्या हैं? ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी किसका मुक़द्दर रहेगी? और ज़िमनी इलेक्शन के पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, कुछ तो क्रेडिट देना पड़ेगा पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब को। अपोजिशन की जानिब से इल्जामात लगाए जाते थे इलेक्शन कमीशन हुकूमत को नोटिस नहीं भेजता। आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे नोटिस मौसूल हो गया है, उस नोटिस पे क्या राय रखती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बहुत अहम है आपको इस हकीकत से आगाही हासिल करना कि जो मुसलसल PMLN की भरपूर क़यादत तमाम MPs MNA जो सेंट्रल पंजाब और खुसूसन पंजाब से हैं, वो मुसलसल जब से इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ वो यहाँ डेरे डाल के बैठे हुए हैं। और गुज़श्ता दिनों में जब डस्का में और फिर वजीराबाद में
मरियम नवाज यहाँ पहुंची तो आपने देखा कि उनके दाएं बाएं बगल में आगे पीछे गोद में एमपी और एमएनए की भरमार थी। और फिर उन्होंने तकरीरें भी की और उन्होंने वहाँ स्टेज पे जो कैंडिडेट था उसकी मौजूदगी में वहाँ पे ऐलानात भी किए और उनके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा भी डाला। ये वो अमल था जो मुसलसल कई दिनों से दोहराया जा रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का उस तरह से जो रोल था कि वो नजर ना आया। हाँ, अलबत्ता हुकूमत के गिर्द जो था वो घेरा बहुत सख्त रहा। हमारे बैनर उतारे गए, हमारी फ्लैक्सें फाड़ी गई, हमारा मुसलसल हुकूमत में होते हुए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर थे उन्होंने कई नोटिस हुकूमती ओहदेदारान को दिए, लेकिन अपोजिशन के हवाले से उनका नरम गोशा रहा। और मैं समझती हूँ कि ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें चूँकि जो नून लीग की खरीदो फरोख्ती धक्के में वो हमारे जो कैंडिडेट थे वो बताना चाहते थे कि भाई मीडिया के जरिए वो बावर कराएं कि असल चस्का के अंदर इलेक्शन के दौरान क्या हो रहा है और किस तरह नोटों की बोरियां जो है वो फॉरेन एड के जरिए जिले सुबहानी बाहर से यहाँ पहुंचा रहे हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ को जो हमारे साबका स्पीकर हैं याद सादक साहब, उनके बेटे से इलाज कराने की जो हसरत और ख्वाहिश थी उसकी बुनियाद पे मेयो हॉस्पिटल लाया गया और गुज़श्ता 2 दिन से वो फोन पे इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा है जैसा आपने कहा कि मशीनरी आपके खिलाफ चल रही है, वहाँ पे ख्वाजा आसिफ जो है वो टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाजमी बात आपने कहा तो आपके पास सबूत होंगे, तो क्या हम ये ना कहें कि हुकूमती मशीनरी की ये नाकामी है या ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमत के खिलाफ चल रही है और हुकूमत उसे कंट्रोल करने में नाकाम है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान जो फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का ख्वाब है उनका, और उनकी ये वाज़ेह हदायत हैं कि इंतजामिया जो है वो न्यूट्रल रहे। तो क्या आप इसी इंतजामिया को न्यूट्रल कहते हैं जो वहाँ पे सपोर्ट कर रही है? डॉक्टर साहब यही तो है, अगर इंतजामिया न्यूट्रल है तो ठीक है ना। यहाँ ये वतीरा रहा अजीम साहब कि जो हुकूमत वक्त होती थी वो आर्म ट्विस्टिंग किया करती थी, इंतजामिया को इस्तेमाल किया करती थी और सिंध के अंदर जो कुछ हुआ आपके सामने है कि बाहर सरेआम धब्बे लगे और हुकूमती कैंडिडेट को जिताया गया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपोजिशन हावी इसलिए नजर आ रही है आपको कि ये दोनों सीटें अपोजिशन में जीती थी और भारी मार्जिन से जीती थी। तो जिस इलेक्शन में झटके के अंदर हम लगे हुए हैं मेहनत करने, वहाँ 40,000 का वोटों का फर्क था हमारे और PMLN के कैंडिडेट का। तो लिहाजा इंतजामिया को हमने फेयर हैंड दी है और अपोजिशन को लेवल प्लेइंग ग्राउंड दी है। मतलब ये नहीं डॉक्टर साहिबा, आपको मालूम है कि मावने खुसूसी उस्मान डार ने अपना ओहदा छोड़ा कैंपेन के लिए। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बजा होंगे कि हल्के के मसाइल और हल्के में चलने वाली ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में उन्होंने अवाम को अपडेट करना था, लेकिन आपको इतना तो इदराक होगा कि जब आप साथ में बैठी होंगी तो फिर नोटिस तो आएगा, तो साथ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय इनफरादी तौर पर उनके लिए अरेंज कर देती, वो ज़्यादा अच्छा नहीं था? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारी शेड्यूल थी और वो उसमें हमें भी नहीं पता था कि कैंडिडेट जो है वो अपनी आप बीती सुनाने के लिए यकदम तशरीफ ले आए, और चूंकि कैमरे लगे हुए थे तो फिर हम उनको बाहर नहीं निकाल सकते थे और उन्हें ये था कि मीडिया आया हुआ है तो मैंने मीडिया से बात करनी है, तो वो मीडिया से बात मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कर सकते थे। लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब ये तो ज़िमनी इलेक्शन हो गया, आपने सूरत-ए-हाल दोनों हल्कों की बता दी। सेनेट में आपको पंजाब से 6 नशिस्तें मिल रही हैं, सुनने में आ रहा है कि 7वीं नशिस्त भी आप लेकर जा सकते हैं, कोई ऐसा मामला है?
देखिए ये तो डिपेंड करता है ना कि अभी ये फाइनल लिस्ट लग जाए, टिकट हर जमात की जो है वो अपने कैंडिडेट की हतमी उनके पेपर एक्सेप्ट हो जाए, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अपोजिशन ने कहाँ किस घोड़े को प्लेस किया और किसको हम मात दे सकते हैं और किस तरह से उसको जो है वो उनके अपने जमात के अंदर जो रेजिस्टेंस है और जिस तरह से साहबा आपने भी आपके साथ भी पिछले दिनों में भी और आजकल भी कई नून लीग एमपीएम में एमएनए राब्ते में हैं और आपके पास भी बड़ा कुछ है, तो अपने उस भंडारी से खोल लेना, कुछ ना कुछ तो बताएं ना, कितने लोग आपके साथ राब्ते में हैं, कितना डिस्टर्ब करेंगे आप मुस्लिम लीग नून को? मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह हम अच्छा सरप्राइज देंगे। अच्छा, आप पंजाब में अच्छा सरप्राइज देंगे। वफाक में क्या देख रहे हैं? वो कह रहे हैं गिलानी साहब जीत रहे हैं, वो तो बिल्कुल वाज़ेह पीडीएम बड़ी मुतमिन है और अभी कायरा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा गिलानी साहब 3 को जीत जाएंगे, वही अदम एतमाद होगी। देखिए ये पीपल्स पार्टी का एक नया न्यू टर्न है, क्योंकि अब वो अदम एतमाद जो है वो नोट और चमक के जरिए खरीदो फरोख्त के जरिए अदम एतमाद का नारा लगा रहे हैं। तो अभी जो है वो गिलानी साहब के पेपर चैलेंज हुए हुए हैं, अभी तो वो उनके पेपर एक्सेप्ट होंगे, तो उसके बाद अगली बात है कि वो कौन कौन सा ज़मीर फरोश जो है उसकी बोली लगाते हैं और खरीदो फरोख्त करते हैं। यही वो माइंड सेट है जिसको चैलेंज किया हुआ है वजीर आजम इमरान खान ने, और वो समझते हैं कि ज़मीरों के सौदागर जो हैं उनको हमने किस तरह शिकस्त देनी है। डॉक्टर साहिबा शिकस्त किस तरह दे पाएंगी? सिंध की अगर सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे जीत हासिल कर ली है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ होगा आपके मुताबिक। पंजाब में फिर अपोजिशन आपसे जीत रही है, तो अपोजिशन किस हद तक स्ट्रांग है, हुकूमत किस हद तक कमजोर है? देखिए अपोजिशन कहीं नहीं जीत रही है, इंशाल्लाह हुकूमत ही जीत रही है। और अपोजिशन सिर्फ झूठ में जीत रही है, वो सिर्फ 2 नंबरी में जीत रही है, वो सिर्फ खरीदो फरोख्त में जीत रही है, और वो सिर्फ जो है डराने धमकाने में जीत रही है, गुंडागर्दी में जीत रही है। वोट से सिर्फ और सिर्फ पीटीआई जीत रही है और इंशाल्लाह जीतेगी। डॉक्टर साहबा चलें, ये रिजल्ट आ जाएगा सामने, 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन बाद जब इलेक्शन होंगे तो बड़ी सारी सूरत हाल सामने आ जाएंगी। आपने पंजाब में क्या सरप्राइज देंगे, तो क्या वफाक में भी सरप्राइज होगा? सरप्राइज रोकने के लिए ही वजीर आजम ने कहा था कि अपोजिशन ने अगर ओपन बैलेटिंग में हमारी राय को ना माना और हमारी अमेंडमेंट को ना सपोर्ट किया तो फिर ये रोएंगे। तो फिर वो जब सरप्राइज मिलेगा तो किसी भी तरह का सरप्राइज हो सकता है। यानी आपने ऑपोजिशन को मौका दिया है कि वो ओपन बैलेट करवा ले, अगर ओपन बैलेट ना हुआ और सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो सरप्राइज के नतीजे में ऑपोजिशन को रोना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।